नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ये न्यू चैप्टर है हमारा। तो लास्ट चैप्टर में है जो है लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी सबसे मेन चीज़ थी कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए जो है एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और एग्रीमेंट में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक प्रपोजल रखता है और एक दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसको क्या हो जाता है कि एग्रीमेंट हो जाता है, एक लीगल एग्रीमेंट उसमें की फीचर्स हैं इंक्लूड हो जाती है। तो एक लीगल प्रपोजल और एक लीगल जो एक्सेप्टेंस भी होना ज़रूरी है कि लीगल एग्रीमेंट के लिए। तो इसमें हम जो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है और रिवोकेशन, इनका मीनिंग हमें अच्छी प्रकार से जानना ज़रूरी है कि ये होते क्या है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रपोजल के बारे में। तो प्रपोजल होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन जो दी गई है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग दी गई है। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंस ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सेंट्स, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने समक्ष किसी कार्य को करने, डू एनीथिंग, और कार्य न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने की अथवा न करने की सहमति उससे प्राप्त हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। तो इसमें जो एक्सप्लेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो चीज़ें इसके अंदर आती है कि भाई जब कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो उस कार्य को करने अथवा न करने की सहमति रखता है, उसके सामने किसी कार्य को करने अथवा न करने के उद्देश्य से कि उसके सहमति मिल जाए, तो उसके सामने कुछ अपने विचार रखता है जो करने या ना करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कार्य को करने अथवा न करने के एग्जांपल हो, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को कह रहा हूँ कि मैं आपको ये 500 रुपये में बुक बेच दूँगा। तो बुक मेरा बेचने का मोटिव है कि इसको मैं बेचना है, उसकी इच्छा भी है कि वो मुझे बेच दे, तो उसके रिगार्डिंग इच्छा चाहता हूँ कि भाई वो बेचना मेरी बुक्स खरीदना चाहता है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैंने उसको क्या रख दिया, ऑफर कि आप मेरी ये 500 रुपये में बुक खरीद सकते हो। तो ये कार्य करने के रिगार्डिंग उसका ऑफर हो गया। और ये तो किसी कार्य को करने यानी कि उसको बुक खरीदने के लिए। यदि किसी कार्य को न करने के रिगार्डिंग यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा यदि आप इस बुक्स को 5 दिन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को न बेचोगे। 5 दिन तक जो है किसी अन्य व्यक्ति को न बेचोगे तो मैं आपको क्या करूँगा, 500 रुपये दूंगा। तो ये कार्य जो है किसी को न करने के रिगार्डिंग दिया गया है। डेफिनेशन के बाद हम इसकी डिस्कस करते हैं मेन एलिमेंट्स और मेन फीचर ऑफ प्रपोजल, कि भाई जो प्रपोजल है उसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई वैसे भी हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज़। एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो है कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो उसको प्रपोजल रखता है, दूसरा उसको क्या करता है, एक्सेप्टेंस करता है। यदि खुद ही व्यक्ति अपने आप को प्रपोजल नहीं दे सकता, उसको जो एक्सेप्टेंस के लिए दूसरों के सामने उसको रखना ज़रूरी होता है। इस कंडीशन में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है, ज़रूरी होता है। और जो प्रपोजल रखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर कहते हैं, वचनदाता कहते हैं। और जिसके सामने रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोसी कहा जाता है, वचनग्रहीता कहा जाता है। सेकंड जो फीचर्स इसके हम बात करते हैं, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा, यानी कि इसके अंदर किसी कार्य को करने की अथवा न करने की इच्छा के रिगार्डिंग उसमें प्रपोजल रखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कि एक व्यक्ति जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी व्यक्ति को अभी एग्जांपल डिस्कस किया था कि मैं एक अपनी बुक्स 500 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो ये किसी कार्य को करने के रिगार्डिंग होगी। दूसरा एग्जांपल कार्य का न करने के, तो ये कह रहा है कि मैं आपको 500 रुपये दूँगी, 5 दिन तक आप इस बुक्स को किसी को न
बेचें। तो ये कार्य करने अथवा न करने की इच्छा के अकॉर्डिंग हो सकता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई जो प्रपोजल हम रख रहे हैं दूसरों की इंटेंशन यानी कि उसका जो एसेंट्स यानी कि इच्छा जो है उसको जाहिर करने के रिगार्डिंग होनी चाहिए। प्रस्ताव दूसरे की सहमति प्राप्त यानी कि सहमति उसकी पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी हो सकती है। उसकी सहमति जानने के उद्देश्य से उसके सामने रखा जाना जो है जरूरी होता है। और उसकी स्वीकृति एक्सेप्टेंस में भी हो सकती है और रिजेक्ट में भी हो सकता है। उसको ले भी सकता है या खरीद भी सकता है। जैसे पर मैंने एग्जांपल बताया कि मैं आपको उसके सामने 500 रुपये में जो अपनी बुक्स बेचना चाहता हूँ तो वो मना भी कर सकता है कि मैं आपकी बुक्स नहीं खरीदता, या भी कह सकता है मैं बुक्स खरीद सकता हूँ। जब उसका वापस कम्युनिकेशन हो जाता है तो हमारा जो प्रपोजल रखा हुआ और एक्सेप्टेंस जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लास्ट कि भाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉपर इज किसी कार्य को करने अथवा न करने के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी जो एक मेन प्रपोजल के अंदर होनी चाहिए। परंतु कुछ ये इनके कुछ वर्ड्स जो हैं सेम लगते हैं परंतु ये दोनों सेम नहीं होते हैं जो प्रपोजल के रिगार्डिंग होते हैं। तो ये हमें दे रखे हैं जैसे कि इंटेंशन टू मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। इंटेंशन टू मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर ये प्रपोजल से मिलते जुलते हैं, लगभग इनको एक जैसा मान लिया जाता है परंतु ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? इंटेंशन टू मेक एन ऑफर प्रस्ताव करने के अभिप्राय, प्रस्ताव करने का अभिप्राय या इंटेंशन टू मेक एन ऑफर इसमें यह है कि इस कंडीशन में अंदर जो है एक्चुअल में ऑफर नहीं रखा जाता है। ऑफर प्रपोजल को ही कहते हैं जो है इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ऑफर, और प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम है। जब किसी के सामने ऑफर रखने की इंटेंशन होती है, वैसे एक्चुअल के अंदर उन्होंने इंटेंशन नहीं किया कि भाई प्रपोजल नहीं दिया परंतु उसकी इंटेंशन होती है कि मैं प्रपोजल रखूं, तो उस कंडीशन में उसको प्रपोजल नहीं माना जा सकता। तो इस मामले में जो है एक मामला हुआ था, मामला जो हैरिक बनाम निकर्सन का जो है कोर्ट में मामला गया था। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने जो है हैरिक बनाम निकर्सन मामले में एक व्यक्ति ने अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मैं उस जगह पर अपने कुछ माल का जो है बिड के द्वारा बेचना चाह रहा हूँ, यानी कि वहाँ पर जो मैं अपनी जो सामान उसकी बोली लगाऊंगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक दूसरा व्यक्ति जो है नीलामी जहाँ पर होनी थी उस जगह पर पहुँच गया परंतु वहाँ पर एक्चुअल में नीलामी नहीं हो रही थी। तो इस कंडीशन में उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई इसने प्रपोजल रखा था कि भाई वहाँ पर नीलामी करूँगा। तो कोर्ट ने दिया कि भाई इसकी इंटेंशन थी, एक्चुअल में उसने जो है प्रपोजल नहीं रखा था, यानी कि उसकी इंटेंशन थी परंतु उसने प्रपोजल नहीं रखा, इच्छा थी। सेकंड जो बात आती है कि इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, इसमें जो है ऑफर किया नहीं जाता बल्कि ऑफर करने के लिए जो है इनविटेशन दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक कंपनी जब शेयर इशू करती है, छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, जब शेयर बेचती हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस जो जारी किया जाता है वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, यानी कि जो कस्टमर हैं उसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी को जो शेयर है उनको खरीदने के लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन उनकी तरफ से जो है ऑफर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इनविटेशन यह हो जाता है। तो इस कंडीशन को जब कोई व्यक्ति ऑफ़र करने के लिए इनवाइट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र कहा जाता है, प्रपोजल नहीं कहा जाता। जैसे एग्जांपल बताया कि भाई जैसे कि प्रोस्पेक्टस हम जारी करते हैं या कोई दुकानदार अपने प्राइस की सूची बना के देता है, टेंडर जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है ऑफ़र होते हैं इनविटेशन के लिए, ये एक्चुअल में ऑफ़र नहीं होते हैं। तो ये थी मेन फीचर्स ऑफ प्रपोजल। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं लीगल रूल्स टू प्रपोजल और ऑफर, यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट के लिए लीगल प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। तो लीगल प्रपोजल होगा उसी के हिसाब से लीगल एग्रीमेंट होगा और लीगल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये लीगल रूल्स क्या क्या है प्रपोजल के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जो है ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन यानी सारी चीज़ें लीगल होनी चाहिए। तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्या मीनिंग क्या है कि भाई जो भी प्रपोजल रखा जाए वो लीगल कार्य के रिगार्डिंग रखा जाए। किसी भी प्रकार का सामाजिक, सोशल या किसी प्रकार का कोई भी जो है प्रपोजल नहीं होना चाहिए। प्रपोजल ऐसा ही होना चाहिए जो लीगली रूप से मान्य हो। किसी प्रकार का सामाजिक किया जाता है, भाईचारे भी किया जाता है, जैसे भोजन के लिए आमंत्रण देना, किसी को
शादी के अंदर इनवाइट करना, तो ये जो है लीगल जो है प्रपोजल नहीं है, बल्कि क्या है, सोशल प्रपोजल है। तो इस मामले में एक मामला भी हो चुका है, डिस्कस हम कर चुके हैं, बाल्फोर वर्सेज बाल्फोर। इसमें तो जो मिसिज बाल्फोर जो उसकी श्रीलंका में रहता था, उसकी पत्नी जो इंग्लैंड में रहती थी, तो उसने जो 30 पाउंड प्रति जो महीने भेजने का जो वादा किया था, 30 पाउंड भेजने का वादा किया था, तो उसमें जो है ना 30 पाउंड नहीं भेजी इंग्लैंड में श्रीलंका से। तो उसमें जो है श्रीमती बाल्फोर ने जो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया था, तो उसमें यह कहा था कि जो प्रपोजल रखा गया था ये लीगल प्रपोजल नहीं था, बल्कि एक सोशल प्रपोजल था, इसलिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती। सेकंड जो है द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड, नेक्स्ट जो कंडीशन है द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग, कि भाई जो भी कंडीशन प्रपोजल के अंदर रखी जाए वो सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, किसी प्रकार के अंदर उसका भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि आप मुझे 100 रुपये देंगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा, तो कुछ अच्छा करेंगे, उसमें क्या अच्छा करेंगे इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं है, तो इस प्रकार का जो है ऑफर मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफाई, जो ऑफर होता है वो जनरल और स्पेसिफाई हो सकता है। जनरल और स्पेसिफाई की जब हम बात करते हैं तो जनरल तो क्या होता है कि भाई जो ऑफ़र रखा जाता है उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर कहा जाता है। और स्पेसिफाई जो स्पेसिफाई व्यक्ति के सामने रखा जाता है वो स्पेसिफाई प्रपोजल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं सिर्फ राम को अपनी बुक बेचना चाहता हूँ, मैं राम को ये बुक 100 रुपये में बेचूंगा, तो उसको जो है एक्सेप्टेंस सिर्फ राम ही दे सकता है, कोई थर्ड पार्टी जो उसको एक्सेप्टेंस से नहीं दे सकता। तो इस प्रकार का जो प्रपोजल होगा हमारा कौन सा होगा, स्पेशल प्रपोजल होगा। जनरल होता है जैसे कि मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी कि भाई मेरा जो है ये चीज़ें खो गई हैं, उसको जो ढूंढ के लाएगा उसको जो है ये इनाम दिया जाएगा, तो ये जो है कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को ढूंढ कर मेरे पास दे सकता है, तो ये जो है जनरल जो है हमारा प्रपोजल हो जाता है। तो इस मामले में एक मामला हो चुका है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के मामले में ये था। इसमें क्या हुआ कि भाई जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी थी उसने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, तो उसने कहा कि भाई यदि आप इसके ऊपर जो लिखी हुई सिगरेट के ऊपर जो भी स्मोक बाल के ऊपर जो भी छपे हुए निर्देश हैं उनका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो उसको एनोफिलीजा नामक बीमारी नहीं होगी, यदि हो जाती है तो उसको कंपनी जो है 100 पाउंड का इनाम देगी। तो श्रीमती कार्लिल ने जो है विज्ञापन में विश्वास करके जो है इसका इस्तेमाल किया और उसको क्या हो गया, ये बीमारी होगी जो एनोफिलीजा। तो उसने उसके ऊपर केस किया कंपनी के ऊपर कि मुझे 100 रुपये का पाउंड दिया जाए, मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्सेप्टेंस ले ली थी। तो कंपनी का ये कहना था कि भाई ये स्पेसिफाई मामला था, यानी कि उसने जब इस्तेमाल करने से पहले कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन भेजना चाहिए थी, तो पर कोर्ट ने ये दिया कि भाई ये जो ऑफर था जनरल ऑफर था, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आपको 100 पाउंड का जो है जुर्माना श्रीमती कार्लिल को देना होगा। तो यानी कि जो है दोनों प्रकार का हो सकता है, जब सभी के में से कोई भी कर सकता तो उसको जो है जनरल, और जो स्पेसिफाई करता तो उसको स्पेसिफाई कहा जाता। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित दोनों हो सकता है। स्पष्ट का अर्थ है कि दोनों के आगे जो है सारी बातें क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कहता है बी को कि मैं आपको 15 रुपये में पुस्तक बेचता हूँ, तो दोनों चीज़ें क्लियर है, 15 रुपये भी और पुस्तक, तो ये क्या हमारा स्पष्ट क्लियर है, एक्सप्रेस है। और इम्प्लाइड क्या होता है कि भाई कुछ कंडीशन में ऑफर जो है इम्प्लाइड होता है, यानी कि स्पष्ट उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल रोडवेज की बस होती है, तो इसका अर्थ है कि भाई ये जब हम बस स्टैंड पे आके खड़ी हो जाती है किसी स्पेसिफाई स्टेशन के जाने के लिए, तो इसका अर्थ है कि वो हमें ऑफर दे रही है, हम उसके अंदर चढ़कर वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, तो ये जो है इम्प्लाइड प्रपोजल है। नेक्स्ट जो है ऑफर शुड बी इन द शेप ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। जो भी प्रपोजल होता है वो एक रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए, न कि आज्ञा के रूप में होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर स्वीकार करने की जो ऑफर एक्सेप्ट है उसको स्वीकार करने की शर्तें लगाई जा सकती है, परंतु अस्वीकार करने की यानी कि रिजेक्ट करने की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ऑफर मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट।
जो भी ऑफर रखा जाए वो किसी संभव कार्य को करने के रिगार्डिंग किया जाए। असंभव कार्य के रिगार्डिंग किया गया कोई भी प्रपोजल जो है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग मान्य नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता है कि मैं एक दिन में चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ, तो ये जो है कार्य जो है करने के योग्य नहीं है, तो इस प्रकार का जो ये प्रपोजल नहीं कहलाए। नेक्स्ट जो है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो है ऑफर जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन होना क्या है, ज़रूरी है। कम्युनिकेशन यानी कि जिसके सामने हम प्रपोजल रख रहे हैं उसके सामने उसके पास ये उसी रूप में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। यदि किसी के पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं थी और यदि वो एक्सेप्टेंस देता है तो उसको हम जो है प्रपोजल नहीं मानेंगे और उसके रिगार्डिंग उसको कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। तो इस मामले में एक लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। लालमन शुक्ला जो थे उसके यहाँ एक गौरीदत्त नामक जो है लालमन जो मुनीम था और गौरीदत्त सेठ था। तो गौरीदत्त का जो है जो है बेटा हो गया, तो उसको लालमन शुक्ला जो मुनीम था उसको ढूंढने के लिए चला गया और उसको बाद में जो है गौरीदत्त ने जो है इनाम की घोषणा कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी कि भाई जो मेरे बेटे हो जाएगा तो उसको जो है भतीजे को 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और लालमन शुक्ला को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई सेठ ने जो है इनाम की घोषणा भी कर रखी है। और जो लालमन शुक्ला जो है उसके भतीजे को ढूंढ कर लिया और उसको बाद में पता चला कि भाई इनाम की घोषणा कर रखी थी, तो उसने इनाम के लिए जो है उसके ऊपर वो किया, तो उसने मना कर दिया क्योंकि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं था। तो कोर्ट ने भी ये कहा कि जब इनाम की घोषणा की तो उस कंडीशन में लालमन शुक्ला को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छी प्रकार से नहीं हुआ था। इस प्रकार से जो है आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो ये आपका कम्युनिकेशन जो ये केस है वो मान्य नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रपोजल का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या इसमें लीगल फीचर्स होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्द ही तैयार करेंगे। थैंक यू।